नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डीआरडीओ की तरफ से है। अब कुछ महीने पहले एक अपडेट सामने आया था जिसमें डीआरडीओ की तरफ से अनाउंस किया गया था कि डीआरडीओ की तरफ से अभी एयर इंडिया से एक A319 एयरक्राफ्ट का एक्वायर किया गया था, जिसको आगे चल के हमारी अनुसंधान एयरक्राफ्ट के तौर पर मॉडिफाई किया जाने वाला है, जिसके लिए पहले ही इस एयरक्राफ्ट को अभी हमारे हैदराबाद बेस्ड सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम यानी कि कैप्स में ट्रांसफर कर दिया गया और अभी इंडियन एयरफोर्स की क्रू मेंबर्स की तरफ से इसमें अपनी इनिशियल सॉर्टेज को करना शुरू कर दिया गया। ये मेनली एक फैमिलियरेशन फ्लाइट होने वाली है जिसमें इंडियन एयरफोर्स की क्रू मेंबर्स A319 एयरक्राफ्ट के साथ और अभी इसमें कैप्स और डीआरडीओ की तरफ से इंस्टॉल किए जाने वाले यूनिक्स सिस्टम के साथ फेमिलियर होने वाले हैं। अब अनुसंधान एयरक्राफ्ट डीआरडीओ का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट होने वाला है जिसमें हमारे नेत्र 2.0 एयरक्राफ्ट के लिए डेवलप किए गए रडार और सेंसर पैकेज को इंटीग्रेट करके पहले टेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें हमारे आइस्टर एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल होने वाले सभी सब सिस्टम को भी पहले इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जा सकता है। अभी डीआरडीओ की तरफ से A330 प्लेटफॉर्म की 6 एयरक्राफ्ट को भी एयर इंडिया से एक्वायर करने की कोशिश की जा रही थी, जो कि मेनली A321 एयरक्राफ्ट होने वाली है और इनको अभी आगे चल के नेत्र मार्क 2 या फिर नेत्र 2.0 एयरक्राफ्ट के तौर पर मॉडिफाई किया जाने वाला है। अभी इसी साल के अंत तक 6 A321 एयरक्राफ्ट को भारत की तरफ से फ्रांस भेजा जाने वाला है, जहां पर एयरबस की तरफ से इनमें डीआरडीओ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफिकेशन या स्ट्रक्चरल चेंजेस को किया जाएगा, जिसके बाद इनको डीआरडीओ की तरफ से नेत्र एयरक्राफ्ट के तौर पर मॉडिफाई किया जाएगा। तो अभी जिस अनुसंधान एयरक्राफ्ट की बात चल रही है, इसमें नेत्र मार्क 2 में इस्तेमाल होने वाले सभी सब सिस्टम को इंटीग्रेट करके वैलिडेट किया जा रहा है और कुछ हद तक इसको अभी टेस्ट करना शुरू कर दिया गया है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से, जैसे कि अभी इंडियन आर्मी की तरफ से अपनी इंसास राइफल मॉडर्न असॉल्ट राइफल से रिप्लेस किया जा रहा है, ठीक वैसे ही इंडियन आर्मी की तरफ से अभी अपने सभी इक्विपमेंट को अपग्रेड करने की कोशिश किया जा रहा है और अभी मिली कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से अभी नए बैलिस्टिक हेलमेट्स को अपने सर्विस में शामिल करने का फैसला किया गया है। वैसे पहले भी आर्मी की तरफ से अपने सर्विस में नए बैलिस्टिक हेलमेट को इंडक्ट किया जा रहा था, जिनको हमारे सभी फ्रंटलाइन ट्रूप्स को दिया जा रहा था और ये उनकी पुरानी फाइबर ग्लास की बने हुए हेलमेट्स को रिप्लेस करने वाले थे। पर अभी आर्मी की तरफ से एडिशनल बैलिस्टिक हेलमेट के लिए ऑर्डर को दिया जाने वाला है और ऐसे ही अभी लगभग 80,000 नए बैलिस्टिक हेलमेट के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया जा रहा है। अभी हमारे फोर्सेस में भी जो बैलिस्टिक हेलमेट मौजूद है, यानी कि जिनको हाल ही में इंडक्ट किया गया था, ये 9 mm तक की प्रोडक्शन को प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अभी जिन नए हेलमेट्स के लिए RFP को इशू किया गया, ये उनसे काफी बेहतर प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करने वाले हैं, क्योंकि अभी आर्मी AK-47 यानी कि 7.62 × 39 mm की राउंड्स को रोकने वाले हेलमेट को इंडक्ट करना चाहती है, जिसको कि अभी हमारे सभी फ्रंटलाइन ट्रूप्स को दिया जाएगा। और अभी जिन 80,000 के आसपास नए हेलमेट्स को खरीदने के लिए RFP को इशू किया जा रहा है, इनमें से 3600 हेलमेट को राष्ट्रीय राइफल्स के लिए और जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशन में डिप्लॉय किए गए जवानों के लिए रिजर्व रखा गया है। इन नए हेलमेट्स की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होने वाली है, उसके मुताबिक AK-47 स्टैंडर्ड की राइफल की स्टील कोर बुलेट्स को कम से कम 10 मीटर के डिस्टेंस पर रोकना चाहिए और इसमें अलग अलग अटैचमेंट जैसे कि नाइट विजन सिस्टम, लाइट और कैमरा जैसे सब सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए कुछ यूनिवर्सल रेल सिस्टम होना चाहिए। इससे पहले भी आर्मी की तरफ से जून 2020 में लगभग 1 लाख बैलिस्टिक हेलमेट के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया गया था और लगता है ये उसी टेंडर का एक रिवाइज्ड वर्जन है, जिसमें 1 लाख के बदले अभी 80,000 हेलमेट को खरीदने का फैसला किया जा रहा है। अगला अपडेट JF-17 की तरफ से, और अभी हम कुछ इंटरगैलेक्टिक फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अभी पाकिस्तान की तरफ से अपने फोर्सेस में JF-17 ब्लॉक 3 को इंडक्ट किया जाने वाला और ऐसे अभी 50 नए फाइटर जेट को पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट करने वाला है। पाकिस्तान की तरफ से दिसंबर 2021 में ये बताया गया था कि JF-17 ब्लॉक 3 की रोल आउट सेरेमनी कंप्लीट हो चुका था और उनकी नेशनल डे के अवसर पर यानी कि 23 मार्च को JF-17 ब्लॉक 3 को डिस्प्ले किया जाने वाला था। अब अभी कुछ मजेदार फैक्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा फैक्ट तो यह है कि पाकिस्तान की तरफ से JF-17 को अपना इंडिजिनस फाइटर बताया जाता है, लेकिन जितने भी JF-17 की एक्सपोर्ट कस्टमर है वो सबसे पहले इसको खरीदने के लिए पाकिस्तान से नहीं बल्कि चाइना से बात करते हैं और जो ऑफिशियल बिड होता है उसको चाइना की तरफ से वहां पे प्लेस किया जाता है।
दूसरी बात यह कि पाकिस्तान में JF-17 की फ्रंट फ्यूजलाज सेक्शन, विंग सेक्शन, एयरफ्रेम और वर्टिकल फिन को ही मैन्युफैक्चर किया जाता है, जबकि बाकी सभी इक्विपमेंट को चाइना की चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से सप्लाई किया जाता है। यानी कि इस फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाले सभी सब सिस्टम को या सभी मेन एवियोनिक्स इक्विपमेंट को चाइना की तरफ से सप्लाई किया जाता है। और इसके अलावा ये जो एयरफ्रेम वगैरह पाकिस्तान में बनाए जाते हैं, इसके लिए जो रॉ मटेरियल्स होता है, इसको भी चाइना की तरफ से पाकिस्तान को सप्लाई किया जाता है। जिस मुल्क में इतने मसले हो, इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही हो, को रोटी पानी का मसला हो, अबे साले, आज इंसान को मुनाफिकत नहीं करनी, ओरिजिनल होना चाहिए। तो उस हिसाब से हम अपाचे हेलीकॉप्टर्स को भी इंडिजिनस हेलीकॉप्टर कह सकते हैं और F-16 को भी भारत का इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कह सकते हैं, क्योंकि अभी इनकी एयरफ्रेम्स और विंग सेक्शन को भारत में बनाया जाता है। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? अब इसके बाद पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडी एक एक्सपर्ट की स्टेटमेंट पर जरा गौर कीजिए। इनका नाम तैमूर खान है और इनके मुताबिक नई JF-17 ब्लॉक 3 भारत की S-400 सिस्टम को भी आसानी से डिफीट कर सकता है, क्योंकि JF-17 ब्लॉक 3 में कंपोजिट मेटल का इस्तेमाल किया गया, जो कि इसको नियर स्टेल्थ कैपेबिलिटी देने वाले। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है। और ये पाकिस्तान को भारत की S-400 सिस्टम को डिफीट करने में काफी मदद करने वाला है। यानी कि JF-17 जो है वो S-400 सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर आपको ये सभी के सभी लॉजिकलेस स्टेटमेंट लग रहा है तो जरा रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि इन्हीं एक्सपर्ट्स की स्टेटमेंट के मुताबिक JF-17 ब्लॉक 3 में हाई ऑफ बोर साइड कैपेबिलिटी दिया गया, जिस वजह से इसे अपने दुश्मन की तरफ एम करने की भी जरूरत नहीं और दुश्मन जिधर से भी आए उसके ऊपर बिना देखे ही मिसाइल को फायर कर सकता है। अब इस सबको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जो एक्सपर्ट हैं ये गांजे के साथ हार्पिक का एक मध्यम धरण का हाइपरडोज ले रखे हैं, जिससे उनकी सोचने और समझने की जो क्षमता है वो विकसित हो गया है। अब नॉर्मली हाई ऑफ बोर साइड एंगेजमेंट के लिए उस तरीके की मिसाइल की होना भी काफी जरूरी होता है, जो कि इस तरीके के एंगेजमेंट में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और माना कि नई PL-10 मिसाइल के साथ JF-17 को हाई ऑफ बोर साइड कैपेबिलिटी मिलने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिना देखे मिसाइल को फायर कर सकता है। और PL-10 मिसाइल को मैक्सिमम 90 डिग्री के अंदर ही ऑफ बोर साइड एंगेजमेंट के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है। और इनकी JF-17 की नियर स्टेल्थ कैपेबिलिटी और एयरफ्रेम बनाकर इंडिजिनस फाइटर बताने के पीछे जो लॉजिक है, इन सब के पीछे फिलहाल के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।